नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द जनरल पब्लिक। और हालांकि ये जनरल पब्लिक के लिए ही मैंने ये सीरीज शुरू की है, सो दैट मिनिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, जो एक हर एक नागरिक नागरिक को मेरे हिसाब से, मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि हाँ, इतना तो पता होना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से ही मैंने इन चीजों को कलेक्ट किया है। तो जितने भी टीचर्स से मैंने पढ़ा या जो भी ऑनलाइन सोर्सेज से मैंने पढ़ा, और जिस तरीके से मैं कनेक्ट कर पाया चीज़ों को कि आज के समय में अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना जानता हूँ, तो जो कुछ भी हमारे देश की संसद में होता है, जो भी हमारे देश में फैसले लिए जाते हैं, जो भी हमारे देश में कानून बनते हैं, या कौन-सा कानून हमारे यहाँ लागू किया जा सकता है, कौन-सा कानून लागू नहीं किया जा सकता, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे तब समझ में आती हैं जब मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुए आप सरकार के काम करने की विधि को भी नहीं समझ पाएँगे, कार्यप्रणाली को नहीं समझ पाएँगे, और हो सकता है आप सरकार से बिना वजह ही नाराज़ हों। आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता यार? कई लोग कहते हैं, कई लोगों के मुँह से मैंने सुना कि अरे यार, राष्ट्रपति पता नहीं कठपुतली है क्या प्रधानमंत्री जी की? वो तो कुछ कहता ही नहीं है, राष्ट्रपति जो है कुछ भी नहीं करता, किसी भी तरह का विरोध नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? जितने भी राष्ट्रपति होते हैं, क्या वो गुलाम हो जाते हैं प्रधानमंत्री जो बन जाता है उसके? वो अगर संविधान जानता होगा तो ऐसी बातें नहीं करेगा, और अगर संविधान जानता होगा तो वो ये बातें करेगा कि हाँ, ये जो कर रहा है, ये संविधान के दायरे में रहकर ही राष्ट्रपति का जो एक कार्यप्रणाली होती है, उसके अंतर्गत ही वो काम कर रहा है। इसलिए संविधान को एक बेसिक रूप में जानना, ताकि आप समाज में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए लिए जाने वाले डिसीजंस को सही से समझ सकें। जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उस प्रोपेगेंडा से दूर रह करके वास्तविक सत्य को जानते हुए संविधान के, तब आप ये निर्णय ले सकें कि हाँ, जो बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, वो हैं क्या? उनका क्या रिलेशन है, उसे आप ठीक से समझ सकें। ठीक है? तो इसलिए संविधान को एक बेसिक रूप में जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, आज के अगले भाग में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए, भारत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, संविधान के बारे में, भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान के विषय में डिस्कस करने से पहले पहली चीज़ तो ये आती है कि भारत है क्या? उसके बारे में डिस्कस किया जाए। भारत क्या एक ज़मीन का टुकड़ा है? जी, एक ज़मीन का टुकड़ा भी होता है, लेकिन उससे अधिक होता है। ज़मीन का टुकड़ा तो केवल और केवल एक स्थायी एक तरीके का भौतिक प्रतीक है। लेकिन भारत, जिसे देश कहते हैं, या फिर कोई भी देश हो, वो कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, वो एक आइडिया होता है, वो एक विचार होता है। हर देश एक विचार होता है। एक विचार होता है हर देश, और उस विचार के अनुसार ही उस पूरे के पूरे देश की सभी जो कार्यप्रणालियाँ हैं, सभी की सभी जो परंपराएँ हैं, सभी के सभी कानून, सभी नियम, वो उसी हिसाब से, उसी फ्रेमवर्क के भीतर रह कर के बनाए जाते हैं। तो देश क्या है? ज़मीन का टुकड़ा है? जी नहीं। देश ज़मीन का टुकड़ा केवल नहीं है। ज़मीन के टुकड़े के अलावा वो क्या है? वो एक विचार है। आज जो हम बात कर रहे हैं, वो विचार की बात नहीं कर रहे हैं कि ज़मीन के टुकड़े से अलग हम विचार की बात करें, ऐसा कोई बात हम नहीं करने जा रहे हैं। भारत एक विचार है, लेकिन उस विचार के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन भारत जो ज़मीन का टुकड़ा है, वो ज़मीन कहाँ तक फैली है? उस ज़मीन का हमसे क्या संबंध है, और वो कहाँ-कहाँ तक फैली हुई है? पूरे विश्व में, भारतवर्ष के अंदर हम कहाँ-कहाँ तक इस ज़मीन को देख सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिलाकर के हम भौतिक विस्तार, भारत का जो भौतिक विस्तार है, जिसको हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो भारत के संविधान है, उसमें करीब 22 चैप्टर हैं, और 22 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है, अगर आप ये देखें, मैं ज़रा ये ले लेता हूँ, ठीक है? पेन ले लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो पहला चैप्टर है ना, उस पहले चैप्टर का जो पहला आर्टिकल है, ये जो पहला आर्टिकल है, यही बताता है कि व्हाट इज़ टेरिटरी, भारत की टेरिटरी के बारे में यही आर्टिकल बात करता है कि व्हाट इज़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी भारत की भूमि है, जितने में भारत फैला हुआ है, जहाँ-जहाँ पर भारत सरकार का अधिकार चलता है, भारत भूमि पर, वो सब क्या है? भारत की टेरिटरी है। वो क्या है? ज़मीनी टेरिटरी है, जो आप देख रहे हैं। ज़मीनी टेरिटरी, ठीक है? जो भी ज़मीन, जो भौतिक ज़मीन है, जो आप ज़मीन देख पाते हैं, वो ज़मीन की बात हो रही है। तो वो क्या है? वो हमारी टेरिटरी है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी एक टेरिटरी और होती है। वो क्या होती है? वो जलीय टेरिटरी होती है। यानी जहां तक हमारा पानी, जिसका हम एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या है? उसको जलीय टेरिटरी कहते हैं। कितना पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं समुद्र में, अपने देश की सीमाओं से दूर जा करके, उसको क्या कहते हैं? टेरिटरी, जमीनी टेरिटरी कहते हैं, और उसको हम जलीय टेरिटरी कहते हैं। ठीक है? उसका एक नियम होता है, वो एक नियम के अनुसार चलती है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे आज के ही वीडियो में। उसके अलावा एक टेरिटरी और होती है, जो कि भारत के बाहर होती है। आप समझ सकते हैं वो क्या होती है? आपने भारत के अंदर बहुत सी एम्बेसीज देखी होंगी। अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है, तो आप पहले
आपकी पहले रिक्वेस्ट उन एम्बेसीज में जाती है, आपका पासपोर्ट वहां जाता है, एक लेटर वहां जाता है, एक रिक्वेस्ट वहां जाती है कि हमें फला फला देश की यात्रा करनी है, आपके देश की यात्रा करनी है। जैसे मुझे कनाडा की यात्रा करनी है तो मेरी रिक्वेस्ट विथ माय पासपोर्ट कनाडा के हाई कमीशन में जाएगी। हाई कमीशन के बारे में भी समझेंगे कि एम्बेसी और हाई कमीशन में अंतर क्या होता है। ठीक है। और एम्बेसी हाई कमीशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, करती काम एक ही है, लेकिन जो टर्म है वो अलग अलग है। ये दो अलग अलग टर्म क्यों लिए जाते हैं इसके बारे में हम आगे चल के अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आउटसाइड इंडिया हमारी टेरिटरी है क्या? मान लीजिए एक हवाई जहाज उड़ रहा है, हवा में है, और हवाई जहाज के अंदर आप बैठे हैं। तो अगर आप हवाई जहाज के अंदर बैठे हैं और वो एयर इंडिया का विमान है, भारत का विमान है एयर इंडिया का, तो इन दैट केस उस एयर इंडिया के अंदर, बाहर नहीं, उस एयर इंडिया के विमान के अंदर जो कुछ है, बाहर क्या है? बाहर तो स्पेस किसी और देश का हो सकता है। आप पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान की वो पाकिस्तान का स्पेस है। ठीक है, एयर स्पेस है। उसके अलावा अगर आप कनाडा के ऊपर से उड़ रहे हैं तो कनाडा का एयर स्पेस है। लेकिन उस हवाई जहाज के भीतर जो लोग बैठे हैं, उस हवाई जहाज के भीतर जो जगह है जहां पर आप बैठे हुए हैं, वो क्या है? वो भारत की टेरिटरी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, आपका कोई जहाज जा रहा है, सामान लेकर के समुद्र में जा रहा है आपका जहाज, और उस पर कोई हमला कर देता है, तो वो क्या माना जाएगा? वो भले ही आप किसी और देश के समुद्र के आसपास हो जहां पर उस देश का अधिकार हो, समुद्र में भी देशों के अधिकार होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी और देश का समुद्र में अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हमला उस देश के समुद्र में चलने वाले भारत के जहाज पर, नेवी के जहाज पर हो जाता है, तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा, उसे भारत की टेरिटरी पर हमला माना जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज पर किसी दूसरे देश में हमला कर दिया जाए, जैसे IC 814 जो हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, कंधार ले जाया गया था, वहां पर अंदर जिन लोगों को मारा गया, ऐसा नहीं है कि वो अफगानिस्तान पे हमला हुआ था। वो हमला अफगानिस्तान पे नहीं हुआ था, क्योंकि जहाज के अंदर बैठे लोगों पे हमला हुआ था, इसलिए वो भारत की टेरिटरी पे हमला था। ठीक है? तो आप टेरिटरी का मतलब समझ रहे होंगे, जहां पर भी भारतीय हैं, जो कुछ भी भारतीयों का बनाया हुआ है, जो कुछ भी भारतीयों को फैसिलिटेट करने के लिए है। जैसे अभी तो भारतीयों का बनाया हुआ जहाज है, भारतीयों का जहाज है, इस पे एयर इंडिया की जो है मुहर लगी है, भारत का है, भारत के किसी व्यापारी का है, किसी का भी हो, भारत सरकार का हो, सरकारी हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, आपकी नेवी है जो जा रही है समुद्र में जहाज लेकर के। ठीक है? उसके अलावा आपकी जो एम्बेसी है, आपकी जो हाई कमीशन है, जहां पर आपके लिए वीजा लगता है, या फिर जैसे आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो आप अपने देश में उस देश के हाई कमीशन से या एम्बेसी से बात करते हैं, उसको भेजते हैं अपनी रिक्वेस्ट, और उसके बाद वीजा लगता है, फिर आप जाते हैं। तो वो जो एम्बेसी आपके देश में है ना, एम्बेसी जो आपके देश में है दूसरे देश की, वो उसके देश की टेरिटरी है। अम्बेसी के अंदर वो उसके देश की टेरिटरी है, लेकिन एम्बेसी के बाहर आते ही वो आपके देश की टेरिटरी हो जाता है। ठीक है? तो अपने देश के भीतर भी दूसरे देश की टेरिटरी कैसे होती है? एम्बेसी के फॉर्म में होती है, हाई कमीशंस के फॉर्म में होती है। ठीक है? हाई कमीशंस और एम्बेसी में बड़ा प्यारा सा अंतर है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहता तो मैं इसी में था डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेरी एक मीटिंग है और इस वजह से मुझे थोड़ा ये वीडियो छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है? तो आउटसाइड इंडिया व्हाट इज द टेरिटरी? आपका जो ये है हवाई जहाज हो गया, आपकी जो एम्बेसी हो गई, आपका हाई कमीशन हो गया, ये सब क्या है? ये टेरिटरीज हैं आपके देश की। उसी तरीके से आप दूसरे देशों की जो एम्बेसी यहाँ पर है, उसी तरीके से आपकी एम्बेसी भी किसी दूसरे देश में होगी। अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश के व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कनाडा के व्यक्ति को भारत आना हो, तो वहां पर वो भारत का जो हाई कमीशन है उससे कनेक्ट करेगा। इंडिया की एम्बेसी हाई कमीशन जो भी है उससे कनेक्ट करेगा, और उससे कनेक्ट करने के बाद एक रिक्वेस्ट डालेगा कि मुझे भारत जाना है घूमने के लिए। तो भारत की जो एम्बेसी वहां पे होगी, वो एम्बेसी या वो हाई कमीशन, उस हाई कमीशन के भीतर जो जगह है, वहां जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब क्या बनाते हैं? भारत की टेरिटरी को बनाते हैं। यानी उस एम्बेसी के भीतर जो भी जगह है, जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसके भीतर हमला होता है, तो क्या होगा? वो भारत पे हमला माना जाएगा, भले ही वो कनाडा के अंदर एम्बेसी हमारी बनी हुई है। तो टेरिटरी का मतलब आप समझ गए, जो भी हमें फैसिलिटेट करने के लिए, एज एन इंडियन हमें फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है, हमारा काम करने के लिए बनाई गई है, हमें दी गई है या हमने बनाई है, वो सारी चीजें हमारी टेरिटरी के अंदर आती हैं। ठीक है? इसी तरीके से जब भारत की राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है ना, नेशनल इनकम, तो वहां पर भी टेरिटरी का इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल इनकम मतलब पूरे भारत ने कितना कमाया, तो उस केस में टेरिटरी के अंदर जो कुछ भी खर्च हुआ, ठीक है, या जो कुछ भी आया वहां पे टेरिटरी के अंदर, वो सब अमाउंट जो है कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमारे देश की टेरिटरी जो है बाहर है, सॉरी, हमारे देश की जो एम्बेसी है वो बाहर है, वहां जो सैलरी दे रहा होगा, कौन दे रहा होगा? भले ही US डॉलर में मिल रही हो, लेकिन दे तो इंडिया की सरकार ही रही होगी ना। तो अगर भारत की सरकार वहां पे दे रही है, तो जो खर्चा हो रहा है वो भारत के खर्चों में जोड़ा जाएगा, कनाडा के खर्चों में नहीं जोड़ा जाएगा, वो भारत की राष्ट्रीय
जो खर्च भारत का जो राष्ट्रीय खर्च है उसमें जोड़ा जाएगा। और वहां पर जो कुछ भी आप कमा रहे हैं वो सब किस में आएगा, वो भारत की राष्ट्रीय आय में आएगा। उसी तरीके से अगर किसी भारतीय ने बाहर कोई वो लगाई है, एक फैक्ट्री लगाई है, या फिर कोई बाहर कोई कंपनी खोली है, ठीक है, और वो भारतीय है, सिटीजन से वो सिटीजनशिप उसके पास भारत की है, टेरिटरी वहां पे भले ही उसकी होगी, कनाडा की या किसी दूसरे देश की जहां लगाई हुई है, लेकिन उस टेरिटरी के अंदर जो कंपनी होगी वो कंपनी भी उसकी टेरिटरी के अंदर होगी, वो वहां पे केवल बिजनेस लगा के बैठा है। लेकिन भारत का नागरिक क्या है, वो भारत का है। जब तक उसके पास भारत की नागरिकता है तब तक वो भारत के अधिकार में क्षेत्र में है, उसके ऊपर हर कानून भारत का चलेगा। इसलिए उसके द्वारा कमाई गई सारी चीजें, व्यक्ति की बात हो रही है, अब उसके द्वारा कमाई गई सारी चीजें, उसने जो कमाई की वो सब, जो आप रेमिटेंस भेजोगे, जो पैसे कमा करके आप अपने अकाउंट में भेजते हो ना बाहर से, वो सब कहाँ काउंट होंगे, वो सब काउंट होंगे भारत की नेशनल आय में, भारत की जो है नेशनल इनकम में काउंट होंगे, राष्ट्रीय आय में वो काउंट होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अलग रखिएगा, उसको समझने में थोड़ा सा और आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, जो अभी इसका स्कोप नहीं है इस वीडियो में, राइट। अभी आप टेरिटरी के बारे में समझिए कि टेरिटरी कहाँ कहाँ होती है। मैंने केवल एग्जांपल के लिए आपको इस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का एग्जांपल दे दिया, बट टेरिटरी की जहां बात होती है, वहां पर टेरिटरी कहाँ तक होती है, टेरिटरी वहां तक होती है जहां पर हमें अपने काम को फैसिलिटेट करने के लिए, या हमारे अपने देश का कोई भी असेट हो जो कि हमने इस्तेमाल किया है, जैसे हवाई जहाज है, या फिर हमारा नेवी का शिप है, या कुछ भी है जो कि दूसरे देश में है और वो हमारे देश के नागरिकों के लिए है, उस पर हमारे देश के नागरिकों का अधिकार है, तब तक क्या है, वो एक तरीके से भारत की टेरिटरी में ही है, वो भारत की टेरिटरी ही है। तो एम्बेसी भारत की टेरिटरी है। ठीक है, अब ये बात हो गई जमीनी टेरिटरी की। अब बात आती है टेरिटोरियल वाटर, जो पानी है उसमें कहां तक हमारा अधिकार होता है। तो टेरिटोरियल वाटर के लिए 1982 में, जिस साल मैं पैदा हुआ था, बड़ा ही ऑस्पिशियस ईयर मुझे लग रहा है, उसी साल ये अनक्लॉस, एक ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये पास की गई थी 1982 में। तो ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, ये बताता है कि किसी देश को अगर अपने चारों तरफ जो समुद्र बह रहा है उस पर भी अधिकार रखना है, तो वो कितनी दूरी तक अपने अधिकार रख पाएगा, और उन अधिकारों के तहत वो क्या क्या कर पाएगा। ठीक है, क्या क्या कर पाएगा, ये सब चीजें, और कितनी दूरी तक क्या क्या कर पाएगा, वो सारी चीजें एक नियम के अनुसार बना दी गई, जिसको अनक्लॉस कहते हैं, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये बनाया गया। अब सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं कि कहां तक पानी हमारा फैला हो सकता है। सबसे पहले जो कहां तक के पानी पर हमारा अधिकार हो सकता है, एज एन इंडियन, एज भारत जो है देश, कहां तक अधिकार हो सकता है। एक चीज होती है इंटरनल वाटर, पहले हम इसे समझते हैं। आप ये देख सकते हैं कि भारत का नक्शा जो है, नीचे का जो हिस्सा है वो कुछ यूं है, ठीक है। यहाँ नीचे श्रीलंका है, और यहाँ पर जो है केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ऊपर जो है कर्नाटक है, और इस तरीके से ऊपर बहुत से स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा ना क्या है, यहाँ पे समुद्र लग रहा है। यहाँ पर यहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो समुद्र शुरू होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे जब आप वो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, अपना मैप बनाते हैं भारत का, तो वो कुछ ऐसा सीधी सी लाइन दिखाई देती है, लगभग सीधी सी लाइन दिखाई देती है। लेकिन ये बिल्कुल सीधी है नहीं। जब आप बिल्कुल नजदीक से देखेंगे ना भारत की तट रेखा को, तो वो कुछ ऐसी कटी फटी और कहीं पे ऐसे 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 करके है। इसको छोटे रूप, मतलब इसको और बड़े रूप में देखेंगे, नजदीक पहुंचेंगे ना, तो हो सकता है कि बहुत अंदर तक पानी यहाँ आता और यहाँ पर हो सकता है खाली हो, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन बात यह है कि पूरे इतने बड़े भारत को जब एक छोटे से नक्शे में समेटा जाएगा, तो कहाँ दिखा पाओगे इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने बड़े बड़े जो कट हैं, ये नहीं दिखा पाओगे। तो ये जो कट्स है ना, इन्हीं कट्स के अंदर पानी घुस जाता है, इन्हीं कट्स के अंदर पानी घुस जाता है। लेट मी रिमूव इट, और अच्छे से बनाता हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द थिंग्स। यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पर जितना भी देखा था एरो ऑप्शन, कोई बात नहीं, इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कहाँ पे है। आई थिंक आपको पता होगा, बट हाँ, मैं पहली बार इस तरह की कोशिश कर रहा हूँ पीपीटी के साथ। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो तट है ना, ये कटा फटा है, कुछ यूं 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 करके है। तो इसके बीच में जो है पानी भरा हुआ है, ये अंदर तक पानी घुसा हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी तट रेखा है ना, इसको ऐसे करके आप मिलाइए। जब आप ऐसे करके मिलाएंगे, तो ये जो आभासी रेखा है, एक जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के अंदर पीछे की ओर जितना भी पानी होता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं। तो ये जो इंटरनल वाटर है, डिफाइन करने का जो तरीका है वो यही है। इंटरनल वाटर को किसी भी देश के ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। इस इंटरनल वाटर पे भारत का पूरा अधिकार है, पूरा। इसमें कोई दूसरा देश आकर के अपनी बदमाशी नहीं कर सकता, या अपना कोई भी काम बिना भारत की अनुमति के
नहीं कर सकता, या बिना भारत के साथ संधि किए और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए इसमें कोई भी काम वो नहीं कर सकता, इंटरनल वाटर में तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, बिना किसी भारत के आज्ञा के। उसके बाद आता है हमारा ये आधार रेखा, इसको आप समझ जाइए बेस लाइन, इसको कहते हैं बेस लाइन। ये बेस लाइन है हमारी, जो कि इंटरनल वाटर के आगे, जस्ट आगे, पूरे के पूरे जो मैक्सिमम, ये जैसे ये निकले हुए इलाके हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके है, तो ये पूरे के पूरी जो तट रेखा होगी जो इसको मिला रही होगी, निकले हुए हिस्सों को, बिल्कुल मैक्सिमम टॉप हिस्से को मिला रही होगी, उसको मिलाने से जो रेखा बनेगी उसी को क्या कहा जाता है, आधार रेखा कहा जाता है। उस आधार रेखा से जब आप 12 नॉटिकल माइल आते हैं, 12 नॉटिकल माइल आते हैं, से ये आधार रेखा है, ये जो दूरी है 12 नॉटिकल माइल की, इस 12 नॉटिकल माइल की दूरी के बीच में जो वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। इस टेरिटोरियल वाटर पे भी भारत का पूरा अधिकार होता है। भारत कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसके भीतर, खुदाई करे, इसमें कुछ भी करे, खोद करके कुछ चीजें निकाले, ठीक है, पेट्रोलियम निकाले, कुछ भी निकाले, ये सब 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक इसका पूरा अधिकार है, कोई इस पे किसी तरह का अधिकार नहीं रख सकता। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉन्टिग्युअस जोन, जो कि अविच्छिन्न मंडल हिंदी में जिसको कहते हैं, वो आता है 24 नॉटिकल माइल तक। और ये 24 नॉटिकल माइल यहां से नहीं है, ये भी 24 नॉटिकल माइल ये आधार रेखा से है, यानी जो बेस लाइन थी जो हमने ली थी ना, उससे 24 नॉटिकल माइल, ये क्या था 12, और ये क्या है 24, यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल की दूरी तक जो वाटर आता है उसको क्या कहते हैं, यहां तक की दूरी पर जो सारा वाटर आ गया, जब यहां तक की दूरी के साथ मिला करके इस पूरे पानी को देखेंगे, यानी 24 नॉटिकल माइल तक के पानी को देखेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिग्युअस जोन कहते हैं। इस कॉन्टिग्युअस जोन में जब भी कोई जहाज आता है, या कोई भी दूसरे देश का कोई भी जहाज आ गया, कुछ भी आ गया, तो उससे टैक्स वसूलने का अधिकार भारत को है। ठीक है, टैक्स नहीं देता है तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार भारत को है। ये सारी चीजें, सारे अधिकार 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी पर है उसको। तो ये अगर आप आधार रेखा से, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी पर आते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे पानी को फिर हम क्या कहते हैं, इस जोन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिग्युअस जोन कहने लगते हैं। उसके बाद आता है इसके आगे का पानी, 24 नॉटिकल माइल से आगे का पानी, इसके आगे का पानी 200 नॉटिकल माइल तक, यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी जो होगी, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी जो होगी, उसमें जो बीच में पानी आता है, यहां से लेकर यहां तक का पानी, या पूरा पानी जिसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है पानी यहां से लेकर यहां तक भारत इसको एक्सेस कर सकता है, इसको क्या कहते हैं फिर, इसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी, नॉट टेरिटोरियल वाटर, इसको कहते हैं वाटर ऑफ इंडिया, जो कि भारत एक्सेस कर सकता है। यहां तक 24 नॉटिकल माइल तक अंदर तक कोई भी आता तो आप उसको क्या कर सकते थे, टैक्स लगा सकते थे। अब क्या है, इसके आगे 200 नॉटिकल माइल तक आगे, जो यहां से 24 नॉटिकल माइल के आगे का जो क्षेत्र है, वहां पर आप टैक्स वैक्स तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपको पूरा अधिकार है कि यहां पर आप जो है खुदाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, जो भी समुद्री संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, मरीन रिसोर्सेज हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं, उनको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। So this is what the meaning of exclusive economic zone is, which is 200 nautical miles from the baseline. ठीक है, तो ये टेरिटोरियल वाटर के बारे में आपने समझ लिया, तो भारत की टेरिटरी कहाँ तक है और टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक है, कहाँ तक हमारी टेरिटरी में कहाँ तक का हमारा अधिकार है, ये आपने आज बेसिक रूप से समझ लिया है। तो इतना जानना काफी है कि हाँ, हमारी टेरिटरी कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ भारत फैला हुआ है, समुद्र में कहाँ तक भारत फैला हुआ है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, ये सब चीजें आपने आज समझ ली। अगले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ आएंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन, सो जस्ट वेट फॉर इट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार।